दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक शेप्स के बारे में, पर्टिकुलरली ट्रीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में, और उनकी जो शेप्स है उसको थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर होते हैं जो प्लांट्स को, ट्रीज को सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। और ये जितना इजी लगता है एक ट्री को स्केच करना, उतना इजी होता नहीं है। बचपन में हमने देखा है ट्री को बना के 2 सी बनाते हैं उल्टे और ऊपर में 4 गोल बना देते हैं और हो जाता है हमारा ट्री। लेकिन रियलिटी में जब हम ग्रो करते हैं तो ट्रीज इतने ईजी होते ही नहीं जितना हम समझते हैं। वहां पे आते हैं ऑर्गेनिक शेप्स का खेल। ऑर्गेनिक शेप्स हम इंसान, जितने भी और भी जो नेचुरल चीजें होती हैं, पेड़ हो, जानवर हो, ये नेचर हो, ये सूरज, बादल, जो भी नेचुरल चीजें हैं, उसकी शेप ना फिक्स्ड नहीं होती है। उसकी शेप बहुत ही डायनामिक होती है। हर जगह एक कर्व होता है। चेहरे को देख रहे हो कि हर छोटा छोटा कर्व होता है यहाँ पे। ओके, जैसे ये दरवाजा है, एकदम सीधा, सिंपल। ओके, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते। लेकिन जब एक नेचुरल चीज की हम बात करते हैं, एक ऑर्गेनिक चीज की बात करते हैं, एक पेड़ का हर एक पत्ता का डिजाइन अलग होता है। ओके, भले वो उसकी शेप ओवरऑल सेम है, लेकिन उसमें हर एक शेप में थोड़ा वेरिएशन ऐड होता है और यही उसको डायनामिक बनाती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी बना देती है, साथ ही साथ बिगिनर्स के लिए। तो आज के इस लेसन में बात करेंगे ट्रीज़ की और कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हम वो ऑर्गेनिक बिहेवियर जो हम इन नेचुरल चीज़ों में पाते हैं, भले वो ह्यूमन फिगर हो, भले वो कोई भी नेचुरल चीज़ हो, ओके, लेकिन ऑर्गेनिक शेप का ध्यान रखना ज़रूरी क्यों है। तो आज के इस लेसन में मैं शेयर करने वाला हूँ अगेन अपने स्केचबुक का एक पेज, जहाँ पे आप समझोगे कि बिहाइंड द सीन कैसे आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर करके इन चीज़ों को डेवलप करते हो, और स्केचिंग की भी इम्पोर्टेंस आपको अगेन इस चैप्टर के थ्रू समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने की कि ट्रीज़ में डायनामिक शेप्स होते हैं। ओके, जैसे हम ये उल्टे 2 सी बना के ये ऊपर सिर्फ गोल गोल कर दिया, ये हम बचपन में बनाते थे। ऐसे हमें नहीं बनाना है। ओके, ये जो वेरिएशंस होते हैं काफ़ी डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो ऑर्गेनिक शेप्स मैटर करता है जब भी हम पत्तियां बनाएं या फिर लकड़ी जो डाल हैं वो सारी चीज़ें बनाएं। तो उन चीज़ों को अभी इस लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मैं यहाँ पे एक ट्री बना रहा हूँ फटाफट से। आप देखो कि जो सबसे मेन फैक्टर यहाँ पे इम्पॉर्टेंस रखता है वो ये कि हमेशा मोटे से पतला जाता है ट्री। ओके, कई सारे ट्रीज़ अलग भी होते हैं, नीचे पतला ऊपर मोटा हो जाता है, उसका जो थिकनेस होती है, बट वो नेचुरल नहीं लगता। ओके, इसलिए ज़्यादातर हम जब आर्टवर्क में वो चीज़ बनाते हैं तो हम इसको मोटे से पतला बनाते हैं। यहाँ पे जो मैं डाल भी ले रहा हूँ, देखो ये एक ब्रांच में बना रहा हूँ, तो मोटे से पतला धीरे धीरे इसको मैं मोटे से पतला करते जा रहा हूँ। और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अपने स्केचबुक्स में, अपने रफ पेपर्स में, जहाँ पे आपको मोटे से पतला बना के बार बार प्रैक्टिस करके देखना है उस चीज़ को। एक और पॉइंट जो समझने वाली ये है कि चलो आज की दुनिया में हमारे पास रेफरेंस है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सारी फोटोज अवेलेबल है, लेकिन एक मेजर चीज जो अभी हम मिस कर रहे हैं, जो अभी मैक्सिमम आर्ट के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं, वो ये कि हम नेचर को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रास्ते में निकलते हो, देखो आसपास के पेड़ों को, आसपास के नज़ारे को देखो, वहाँ पे बैठना जरूरी है, उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। भले ये बहुत ही क्लीशे सा लगता है, बहुत ही नॉर्मल सी लाइन लगती है, लेकिन ये चीज मिसिंग है बहुत ज्यादा। ये चीज आप भी अगर मानते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप कितना टाइम देते हो ऑब्जर्वेशन में। अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नेचर में बैठे रह जाते हैं और ड्रॉ करते ही नहीं है, तो वो भी गलत है। ऐसा नहीं कि आप नज़ारे में खो गए हो, पेड़ को देख रहे हो तो देखते ही रह गए और बना ही नहीं रहे, उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऑब्जर्व करने के लिए भी टाइम दो, उसको स्केचिंग करने के लिए टाइम दो। दोनों का मिश्रण होना ज़रूरी है, दोनों का बैलेंस ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल पार्ट भी होना चाहिए, ऑब्जर्वेशनल पार्ट भी होना चाहिए। एंड इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल के साथ साथ ऑब्जर्वेशन करते रहो। जितनी भी ऑर्गेनिक शेप्स हैं, खुद को भी आईने में देखते हो, अपनी शक्ल देखते हो, अपनी खूबसूरत शक्ल देखते हो, तो उसको भी देखो कि किस तरीके से उसको भगवान ने इतनी वेरिएशंस ऐड की हैं। हमारे हाथों को भी अगर आप देखोगे ना बारीकी से, तो एक सिंपल सीधी लाइन नहीं है ये हाथ में भी अलग अलग वेरिएशंस ऐड हैं, अलग अलग कर्व्स दिखेंगे। ये चीज़ मैंने पहले बताई ऑलरेडी कि ड्रॉ करते समय हमें सिंप्लीफाई पहले करना होता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद ये वेरिएशंस को ऑब्जर्व करना सेकंड पार्ट में आता है। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, वेरिएशंस के ऑब्जर्वेशन की। हालांकि ड्रॉ करते समय सिंप्लीफिकेशन भी ज़रूरी है, उसके ऊपर भी मैंने लेसन्स बनाए हैं ऑलरेडी, आप उनको ज़रूर देखना। बट ऑब्जर्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमेंट में लिखना ऑब्जर्वेशन, सो दैट ये चीज़ भी आपको याद रहे। ये सुनने में बड़ा ही ईजी लगता है कि हाँ हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, लेकिन
ये चीज़ मुझे भी लगती थी, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये कि उसको रिपीटेड मोड में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें को समझने के बाद आपको इसको कंटिन्यूस बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आपके स्केच में वो फील आए, आप ट्री को रिप्रेजेंट कर पाओ। और इसके लिए आपको बार बार ट्रीज़ को, अलग अलग ट्रीज़ की आप रेफरेंस इमेज लेते हो या फिर आप लाइव बनाते हो, तो उसको आप बना बना के आपको देखना पड़ेगा कि उस ट्री का एहसास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस ट्री में वो नेचुरल फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको बार बार उस ट्री को ड्रॉ करके देखना है और उसकी टहनियों को, उसकी डालियों को खासकर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हर ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उसमें उसका कैरेक्टर दिखता है, उस ट्री का कैरेक्टर दिखता है। कोकोनट ट्री के ब्रांचेस का अलग कैरेक्टर दिखेगा आपको, एक बैनियन ट्री का या नीम पेड़ का जो ब्रांचेस होगी उसका एक अलग कैरेक्टर दिखेगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दुनिया में हर एक ट्री को बनाओ, करोड़ों तरीके के ट्रीज़ हो जाएंगे, आप सबको बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि हम जिसको भी बना रहे हैं, 4 5 6 जो भी ट्रीज़ को हम बना रहे हैं, उसके ब्रांचेस को, उसके ट्रंक को, उसका जो तना है, ओके, उसके जो टहनियाँ हैं, उसको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सुनने में, देखने में बहुत ईजी लगती है ये ट्रीज़, ओके, बचपन में जैसे बनाते थे वो बहुत सिंपल लगता था, लेकिन रियल लाइफ में इसमें अगर हमें कैरेक्टर लाना है तो हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी लैंडस्केप पेंटिंग का। जैसे कि आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप पेंटिंग में ट्रीज़ कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं। तो अलग अलग ट्रीज़, पतले, मोटे, कम टहनियों वाले, ज़्यादा टहनियों वाले, आपको बना बना के प्रैक्टिस करनी है। और यही चीज़ मैं अपने स्केचबुक में कर रहा था, तो मुझे लगा आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। एक सीन था जहाँ पे ये ट्रीज़ पानी के ऊपर थे, मतलब पानी है, पानी के अंदर ट्रीज़ हैं, और आपने कई बार सीन देखा होगा कि कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो पानी भर जाता है ज़मीन पे, तो उस जगह पे भी हम लोग कई बार इमेजेस ले सकते हो आप इंटरनेट से निकाल के, और अलग अलग जगह जाते हो वहाँ पे भी ट्रीज़ के इमेजेस आप ले सकते हो। इस तरीके से आप ट्रीज़ के इमेज लेके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस कहीं पे भी अगर आपको लाइव मौका मिले तो एक पर्टिकुलर चीज़ को, या तो पूरे ट्री को आप स्केच कर लो अगर आपके पास बहुत टाइम है लाइव करते समय। अगर आपके पास मान लो 30 मिनट्स 40 मिनट्स है या फिर उससे भी कम टाइम है, तो आप हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांच को, सिर्फ उस ट्री की एक पर्टिकुलर डाली को ही प्रैक्टिस करके देख लो, और हमेशा उसके कैरेक्टर को देखो। हर एक चीज़ का अपने आप में एक कैरेक्टर होता है। हमें लगता है कि हम सिर्फ पोर्ट्रेट बनाते हैं, किसी का फेस बनाते हैं तो सिर्फ वहाँ पे हमें एक्सप्रेशन देखने पड़ते, नहीं, हर एक चीज़ में। यानी कि ये जो ट्रीज़ होती हैं जहाँ जिसकी एक बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं जो कि बहुत ही रैंडम सी होती है, उसका भी एक अपना कैरेक्टर होता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन ट्रीज़ को हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसको बहुत ही ग्रांटेड मत ले। एक जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक बिगिनर्स करते हैं कि इन सब चीज़ों को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। उनको लगता है कि पोर्ट्रेट ही सबसे ज़्यादा खास है तो उसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो हर जगह अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं लगाते कि हर चीज़ उतनी ही ज़्यादा मायने रखती है। तो हर चीज़ का कैरेक्टर आना चाहिए। या जो हम पहाड़ भी बनाते हैं, जो हम बादल भी बनाते हैं, उसका भी कैरेक्टर हम प्रैक्टिस करते हैं कि उसका फील आना चाहिए, एक नेचुरल फील आना चाहिए, जो ऑर्गेनिक शेप से वो आने चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से रफ स्केचेस आप डेली बेसिस में अगर करते रहोगे, डेली बेसिस में अपने कॉपी के पीछे या फिर कहीं पे भी आप पर्टिकुलरली पेजेस निकाल के स्केचबुक्स में बना रहे हो, तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली आपके पेन पे, पेंसिल पे, जिससे भी आप स्केच कर रहे हो उसमें आपको कंट्रोल फील होने लगेगा। अगर आपने ये कंट्रोल पहले फील किया है, आप में से बहुत सारे लोग जो डेली प्रैक्टिस करते हैं स्केचिंग की, आप लोग ये चीज़ समझ रहे होगे और आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते जाते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद, उसको सीखने के बाद, तो हमारा पहले की तुलना में जो बाद के स्केचेस होते हैं उसमें कितना ज़्यादा कैरेक्टर में डिफरेंस आता है। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको ये चीज़ शुरू में एहसास नहीं आएगी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ एहसास नहीं आएगी, लेकिन वो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हम रफली प्रैक्टिस कर कर भी देख सकते हैं कि हम डाल को मोटा से पतला करके देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इस तरीके से हम टेस्ट भी कर सकते हैं और इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो शेप्स है, जिस तरीके से हम जो फील चाहते हैं ब्रांचेस में, वो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और शुरू में आपको ऑब्वियसली आपकी आंखें ट्रेन नहीं रहती हैं। किसी बिगिनर जो फर्स्ट टाइम शुरू में इनिशियली चीज़ें सीख रहे होते हैं, उनकी आंखें ट्रेन नहीं होती है, तो उनको ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। बट जैसे जैसे हम अपनी आँखों को ट्रेन करते जाते हैं, जैसे जैसे हम और प्रैक्टिस बढ़ाते जाते हैं, हमें ऑटोमेटिकली हमारे पुराने वर्क्स में गलतियाँ नज़र आने लग जाती हैं। हमें ऑटोमेटिकली वो छोटी छोटी मिस्टेक्स, क्योंकि ये कैरेक्टर वाली जो बात है, ये जो
रिदम वाली बात है, जो एहसास वाली बात है, वो आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सीखते जाना है, समझते जाना है और रेगुलरली स्केच करना है, स्पेशली ये सारे ऑर्गेनिक शेप्स जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना अगर ये चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं तो अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा हो, ऐसे लेसन अगर आप और चाहते हो जो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे ईमेल्स पे एंड कमेंट्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ चुके हो ट्रेनिंग्स के बारे में। तो मैंने कईयों को रिप्लाई किया भी है और मैं बहुतों को रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ। तो एक ट्रेनिंग में रन करता हूँ ड्राइंग मास्टरी नाम की ऑनलाइन, जहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर्ड की गई हैं कि कैसे बेस के ऊपर काम करना है, कैसे फाउंडेशनल लेवल पे काम करते हुए कोर प्रिंसिपल्स पे काम करना है, कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर काम करना है। इसके ऊपर पूरी डिटेल्स कि इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो, और इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कैसे करना है वो इस वीडियो में देख सकते हो। दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो और कुछ ही सीट्स बची हैं, उसके बाद ये ट्रेनिंग की फी बढ़ने वाली है, क्योंकि इनिशियली ये एक जिस प्राइस पॉइंट पे ये ट्रेनिंग लॉन्च हुई थी वो सीट्स बहुत ही जल्दी फिलअप होने वाला है एंड उसके बाद फीस बढ़ जाएंगी। सो अगर आपको ज्वाइन करना है एंड आप इस ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप आर्ट में पैशनेट हैं तो ये ट्रेनिंग परफेक्टली आपके लिए डिज़ाइन की गई है। सो यू कैन चेक कि इस ट्रेनिंग का डिटेल्स क्या है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। ओके, कीप लर्निंग। लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्ट में बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये छोटी सी चीज़ हमने आज बात की, लेकिन गहराई में जाएंगे तो कभी भी इसकी गहराई ख़त्म नहीं होगी। सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो जहाँ सीखना बंद वहाँ पे सब कुछ खत्म। तो नेवर स्टॉप लर्निंग एंड टेक केयर। लव यू ऑल।